नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तारा फल के पेड़ के नीचे दिव्य सामान्य प्रशिक्षण शिविर के कई कर्मचारी एकत्रित हुए थे। मुख्य प्रशिक्षक कविन भीड़ के आगे खड़े होकर आने वाले वीआईपी लोगों के एक समूह का स्वागत कर रहे थे। हाल के वर्षों में तारा फल के वृक्ष के भीतर का वातावरण बिल्कुल भी शांत नहीं था। मार्शल आर्टिस्ट लगातार लड़ते रहते थे, गुट बनाते थे और लाभ के लिए एक दूसरे को मार डालते थे। मुख्य प्रशिक्षक होने के नाते वो ये सब जानता था, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। वो तारा फल के वृक्ष में प्रवेश कर ही नहीं सकता था। केवल वो ही नहीं, कोई भी युद्ध देवता प्रवेश नहीं कर सकता था। भीतर के मामलों का निपटारा भीतर मौजूद मार्शल आर्टिस्टों को ही करना था। लेकिन इस बार अंदर मौजूद लोगों द्वारा मचाई गई गड़बड़ी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। पेड़ से उतर चुके कुछ मार्शल आर्टिस्टों ने कविन को बताया कि क्या हो रहा था। वो 492वीं श्रेणी के कैडेट अखिलेश को जानता था, जो अमरावती बेस सिटी के प्रचंड वायु अखाड़ा के ग्रैंड हॉल मास्टर का पुत्र था। लड़के ने उत्कृष्ट अंकों के साथ प्रवेश किया था, लेकिन वो अहंकारी और दबंग था और अपने साथ अंगरक्षकों का एक दल लेकर वृक्ष में प्रवेश किया था। उसका एकमात्र लक्ष्य वृक्ष का अधिपति बनना, संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा हथियाना और युद्धदेव क्षेत्र में प्रवेश करना था। और वो सफल हो गया था। 2 वर्षों में उसने सचमुच तारा फल वृक्ष को एकजुट कर लिया था, आकाश पर अधिकार कर लिया था और आकाश का स्वामी तारा फल वृक्ष का राजा बन गया था। सच कहें तो ये ठीक ही होता। हालांकि कई मार्शल आर्टिस्ट अखिलेश के बारे में शिकायत करते थे, लेकिन वास्तव में वृक्ष के अंदर व्यवस्था में सुधार हुआ था। लेकिन जैसे ही 497वीं कक्षा के कैडेटों ने प्रवेश किया, सब कुछ बदल गया। अखिलेश को मीना पसंद आ गई, जो बिल्कुल स्वाभाविक था। सज्जन पुरुष एक सुंदर लड़की की तलाश करते हैं, फिर भी उसने उसे आकाश में कैद कर लिया, और ये एक गंभीर गलती थी। मामला तब और बिगड़ गया जब यह स्पष्ट हो गया कि मीना लक्ष्य का पक्ष ले रही थी। संघर्ष भड़क उठा। कविन को लक्ष्य याद आया। पंचमार्ग परीक्षा के दौरान उसने योगेश पर अपना भाला तानने का साहस किया था। दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर के इतिहास में केवल 3 लोगों ने ही ऐसा किया था। एक व्यक्ति योगेश का समकालीन था, जो वास्तव में उसे जानता था, जो कि स्वाभाविक है। दूसरा व्यक्ति अभिषेक था। उस उपलब्धि के कारण कविन को लक्ष्य से बहुत उम्मीदें थी। अगर लड़का परिपक्व हो जाता तो वो असाधारण बन जाता। लेकिन जैसे ही मार्शल आर्टिस्ट पेड़ से बाहर निकले, अंदर हुई घटनाओं की खबर धीरे धीरे बाहर फैल गई। मीना आकाश में कैद। प्रियंका आकाश को छोड़ने ही वाली है। मीना अपने आखिरी रक्षक से वंचित, बंदी बनाए जाने के कगार पर। लक्ष्य ने हाइव में मौजूद हर मार्शल आर्टिस्ट को दबा दिया, आकाश के 4 देवताओं को पराजित किया और उनमें से 3 को मार डाला। लक्ष्य ने चींटी के छत्ते और चींटी के घोंसले के मार्शल आर्टिस्टों को संगठित करके आकाश पर जवाबी हमला किया। हर नई रिपोर्ट से स्टार फ्रूट के पेड़ के अंदर बड़े पैमाने पर लड़ाई होना अपरिहार्य प्रतीत होने लगा। फिर एक और खबर आई। अखिलेश ने रिश्वत का सहारा लिया, 5 सितारा क्रिस्टल और 500 मिलियन नकद का इस्तेमाल करके अधिकांश मार्शल आर्टिस्टों को लक्ष्य के पक्ष में कर लिया। स्टार फ्रूट ट्री के कर्मचारियों ने भी हरी झंडी दे दी। एक कर्मचारी ने जाफना के प्रचंड वायु अखाड़ा की ओर से एक पत्र प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया, जिसमें अखिलेश द्वारा हस्ताक्षरित आईओयू की प्रामाणिकता की पुष्टि की गई थी। ये मानना पड़ेगा कि ओमकार अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। यहां तक कि खुद लड़ाई में उतरने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन ये चाल कारगर साबित हुई। लक्ष्य अलग थलग पड़ गया। कविन ने चैन की सांस ली।
इसके साथ ही तारा फल के पेड़ के अंदर चल रहा भीषण युद्ध टल गया। रिपोर्टों के आधार पर बाहरी लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि पेड़ के अंदर फंसे लोगों के बाहर आने का समय निकट था। परिणाम स्वरूप मार्शल आर्टिस्ट के कई रिश्तेदार और दोस्त उनसे मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से डिवाइन जनरल ट्रेनिंग कैंप में आए। स्टार फ्रूट के पेड़ की खबर लीक होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये सभी आगंतुक पूर्व कैडेट थे। उनके लिए पेड़ में कोई रहस्य नहीं था, इसलिए उन्हें वापस जाने की अनुमति दी गई। उनमें अखिलेश के पिता ओमकार भी शामिल थे। ओमकार दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर का एक उत्कृष्ट स्नातक था और अब पूरे भारत में उसका सम्मान होता था। वो और कविन एक ही कक्षा के थे, लेकिन कविन उसे कभी पसंद नहीं करता था। उनके समूह के दो सबसे प्रतिभाशाली शिष्य कविन और ओमकार थे, जो शुरू से ही प्रतिद्वंद्वी थे। कई मुकाबलों में बराबरी पर रहे और उनके बीच गहरे और उलझे हुए मतभेद थे। अब ओमकार प्रचंड वायु अखाड़ा पर शासन कर रहे थे, जबकि कविन दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर में सेवा कर रहे थे। उनके रास्ते अब नहीं मिलते थे, इसलिए अतीत पीछे छूट गया था। उनसे वरिष्ठ दो वर्ग अन्य दो असाधारण प्रतिभाओं से भरे थे, अभिषेक और अमरावती बेस सिटी के महान दिव्य संप्रदाय के गुरु सागर मीना के गुरु। हालांकि सागर नहीं आए थे। एक तारा लोक के स्वामी होने के नाते उनमें ओमकार की तुलना में कहीं अधिक संयम था। जब ओमकार पहुंचे तो कविन को नापसंद हो या न हो, बाहर आकर उनका अभिवादन करना ही पड़ा। भाई ओमकार, बहुत दिनों बाद मिले। कविन ने ओमकार का हाथ थाम लिया। बिल्कुल सही। जब से हमने दिव्य सामान्य प्रशिक्षण शिविर से स्नातक किया है, तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अगर मैं अपने बेटे को घर लेने नहीं आया होता तो शायद अब भी हमारी मुलाकात का कोई मौका नहीं होता। ओमकार ने अपने लंबे कद और मजबूत कदकाठी के साथ गरिमापूर्ण ढंग से अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया। उनके हर हाव भाव से प्रभुत्व झलकता था। ये गुण अखिलेश को विरासत में मिले थे। कविन ने उसका अध्ययन किया। भाई ओमकार, तुम्हारी शक्ति और भी परिष्कृत होती जा रही है। तुम तारामंडल के करीब हो, है ना? है, लगभग आपके जैसा ही। भाई कविन, हम बराबर हैं। कविन कई वर्षों से पीक वॉर गॉड के पद पर था। अब उसका एक पैर स्टार दायरे में पड़ चुका था। एक चरम युद्ध देवता के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब डांटेन में कोर ऊर्जा एक भंवर का रूप ले लेती है। जब भंवर एक तारकीय कोर में संघनित हो जाता है तो सफलता का अर्थ है तारा क्षेत्र का स्वामी बनना। कोर एनर्जी के भंवर में परिवर्तित होने के बाद, लेकिन स्टार कोर के संघनित होने से पहले, इस चरण का एक और नाम है क्वासी स्टार क्षेत्र। फिलहाल कविन और ओमकार दोनों ही इस स्तर पर हैं। अर्ध तारा क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तविक तारा क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं। दोनों ने एक दूसरे से शिष्टाचारवश बातचीत की और तारा फल के पेड़ की ओर चल पड़े। उनके अनुयायी उनके पीछे पीछे इस उम्मीद में चल रहे थे कि जल्द ही उनके प्रियजन पेड़ से बाहर निकलेंगे। ओमकार ने कहा, मेरा वो बेटा परिवार में खूब हंगामा मचा रहा है। कुछ दिन पहले तो उसने किसी को मेरे पास भेजकर मुझसे कुछ दस्तावेज प्रमाणित करवाने को कहा। हर बार 500 मिलियन। वो बदमाश अपने पिता को दिवालिया करने पर तुला हुआ है। भाई कविन, आपने मामला सुलझा दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। हाँ हाँ, ओमकार मुस्कुराते हुए बोले। अपने बेटे को कमतर आंकते हुए भी उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था। स्पष्ट रूप से वे लड़के की योजना को समझते थे और उसका समर्थन करते थे। कविन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। मैंने तुम्हारे लिए नियमों में ढील दी, लेकिन भाई ओमकार, मैं तुम्हें फिर भी सलाह देता हूं कि जब तुम्हारा बेटा रिहा हो तो उसे सबक सिखाओ। वो कानून तोड़ रहा है। उसने मीना को नजरबंद करने की हिम्मत की। महान दिव्य संप्रदाय के गुरु सागर ने अभी तक कोई राय व्यक्त नहीं की है, लेकिन वो निश्चित रूप से नाखुश है। चिंता मत करो भाई कविन। युवाओं को एक दूसरे को पसंद करने में समय लगता है। मेरे बेटे ने हद पार कर दी, लेकिन मैंने सुना है कि दोनों पेड़ के अंदर शादी करने वाले हैं। अगर मीना को फेंगर पसंद नहीं होती
तो क्या वह मान जाती? सागर भले ही महान दिव्य संप्रदाय के गुरु हों, लेकिन वे लोगों को प्यार करने से नहीं रोक सकते। हम जैसे बुजुर्गों को अगली पीढ़ी के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अभिषेक के समर्थन से ओमकार ने सागर को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी और तारामय आकाश दिव्य पंथ अलग अलग रास्तों पर चलते थे और शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते थे। कविन को ओमकार का स्वार्थी रवैया नापसंद था और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। लक्ष्य एक उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट है और प्रशिक्षण शिविर को उससे बहुत उम्मीदें हैं। अगर इस गड़बड़ी से कोई दुर्घटना होती है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उत्कृष्ट? उत्कृष्ट किसे कहते हैं? बाहर की दुनिया को देखो, विकृत राक्षस बेखौफ घूम रहे हैं। हम भी एस या उससे ऊपर के रैंक वालों को उकसाने से हिचकिचाते हैं। यही तो प्रलय है। जीवित रहना ही उत्कृष्टता का एकमात्र पैमाना है। आधे रास्ते में मर गए तो बेकार। लक्ष्य? कुछ नहीं, बस एक मसखरा बीम पर कूद रहा है। ओमकार की बातें सुनकर कविन को गुस्सा आने लगा। पहले वे एक दूसरे पर ताने मारते या मारपीट भी कर सकते थे, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति ने ऐसे दृश्यों को असंभव बना दिया था। वे केवल हंसी का पात्र बनकर रह जाते। कविन की झुंझलाहट भांपते हुए ओमकार ने शांत करने वाले शब्द कहे। भाई कविन, शांत हो जाइए। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में जो सबसे योग्य होता है वही जीवित रहता है ना? प्रशिक्षण शिविर की 5 परीक्षाओं को ही ले लीजिए। अनगिनत प्रतिभागी न्याय और साहस से भरे हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन कितने लोग अपने मूल भाव को बरकरार रख पाते हैं? लोग बदलते हैं, उन्हें आपस में लड़ने दीजिए। मैं ओमकार समझदार हूं। अगर फेंगर लक्ष्य से हार जाती है तो मैं एक भी शिकायत नहीं करूंगा। कविन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, और अगर तुम्हारा बेटा लक्ष्य के हाथों मारा जाए तो फिर उसका कौशल घटिया था और वो इसके लायक ही था। ओमकार ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में कपट झलक रहा था। ठीक है, भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। कविन और अधिक शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। तभी 2 लोग तारा फल के पेड़ से नीचे उतरे। मार्शल आर्टिस्ट बाहर है, कर्मचारियों ने चिल्लाकर कहा, जिससे तुरंत सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कविन और ओमकार ने देखा कि 2 महिलाएं आकाश सीढ़ी से उतरकर जमीन पर आ रही हैं। कविन ने दोनों को पहचान लिया। 492वें बैच के सहपाठी डिवाइन ग्रेस चर्च से प्रियंका और शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी से नेहा। दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली थे। प्रियंका पहले ही युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच चुका था। नेहा हालांकि अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। दहलीज पर खड़ा था और किसी भी क्षण प्रवेश कर सकता था। ओमकार ने नेहाई को घूरते हुए कहा, तुम अकेले क्यों हो? अखिलेश कहाँ है? नेहा ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। महागुरु, अखिलेश और लक्ष्य के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सके और हमें पहले ही पीछे हटना पड़ा। उसने अभी तक लक्ष्य को नहीं गिराया है। वो लड़का क्या कर रहा है? ओमकार ने नाराजगी से बुदबुदाया। प्रियंका ने कविन से पूछा, क्या मेरी छोटी बहन बैस सिटी लौट आई है? कविन ने पलकें झपकाई। तुम्हारा मतलब मीना से है? हां, वो कल चली गई। क्या आपने उसे नहीं देखा? कविन ने कर्मचारियों से पूछा। सभी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मीना ने तारा फल का पेड़ नहीं छोड़ा था। अजीब बात है, अगर वो नहीं गई तो कहाँ गई? प्रियंका ने बुदबुदाते हुए कहा। ओमकार बेचैन हो गई। मैं यहां नहीं बैठ सकती, मैं मंच पर जा रही हूं। भाई कविन, मेरे साथ आइए। अनुरोध उचित था। चबूतरा क्षेत्र अभी तक पेड़ की ऊपरी शाखाओं तक नहीं पहुंचा था, इसलिए देखने की अनुमति थी। कविन ओमकार के साथ तारा फल के पेड़ के सबसे ऊपरी चबूतरे की ओर बढ़े। कविन, ओमकार और उनका समूह सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। प्रियंका मीना के बारे में चिंतित होकर उनके पीछे पीछे शीर्ष चबूतरे तक गया। आज स्टार फ्रूट के पेड़ के पास बारिश हो रही थी। बाहर तेज हवा और बारिश हो रही थी,
लेकिन ऊपर बने चबूतरे से कुछ राहत मिल रही थी, इसलिए लोग उसके किनारे पर इकट्ठा हो गए। यहां से दूर तूफान के बीच से ट्री हार्ट लेक दिखाई दे रही थी, लेकिन ये युद्ध देवता उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। तारा फल वृक्ष के भीतर युद्ध देवता का दर्जा प्राप्त कर चुके लोगों को शुरुआत में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनकी आभा कमजोर थी और वृक्ष उन्हें धीरे धीरे ही पीछे धकेल रहा था। हालांकि उनके जैसे जो कई वर्षों से युद्ध देवता थे, उन्हें कहीं अधिक तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो एक अदृश्य अवरोध ने उन्हें रोक रखा हो, जिससे वृक्ष के ऊपरी भाग में प्रवेश करना भी असंभव हो गया था। वे केवल दूर से ही देख सकते थे। मंच पर खड़े होकर कुछ मार्शल आर्टिस्ट भारी बारिश में ट्री हार्ट लेक को निहार रहे थे। वाह, इससे पुरानी यादें ताजा हो गई। इतने सालों बाद मैं यहां आया हूं और ट्री हार्ट लेक आज भी उतनी ही खूबसूरत है। ओमकार ने अधीरता से कहा, टूटी हुई झील में ऐसी क्या खूबसूरती है? जल्दी करो और देखो कि कोई बाहर आ रहा है या नहीं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वो सबसे पहले पेड़ों की घनी छाया वाले क्षेत्र के सबसे करीब वाली जगह पर घुस गया, इस उम्मीद में कि अखिलेश जल्द से जल्द बाहर निकलेगी। चूंकि अखिलेश पहले ही युद्ध देवता के पद तक पहुंच चुका था, इसलिए उससे 1 या 2 दिन के भीतर, शायद उससे भी पहले, बाहर आने की उम्मीद थी। कविन भी आगे आ गया, लेकिन मन ही मन वो चाहता था कि लक्ष्य ही सामने आए। उसकी नजर में लक्ष्य अखिलेश से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट था। यदि ओमकार ने वास्तव में तारा फल के पेड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया होता, तो वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहता। अखिलेश ने अपनी तारा कलाकृति का इस्तेमाल किया। लंबे भाले और ज्वाला की शक्ति का उपयोग करते हुए वो एक के बाद एक पेड़ों के तनों को भेदता हुआ जितनी जल्दी हो सके ट्री हार्ट लेक की ओर बढ़ रहा था। इस समय लक्ष्य के लिए अखिलेश पर हमला करना मुश्किल था। वे पेड़ काफी मोटे थे, कुछ तो 100 मीटर से भी अधिक व्यास के थे। अखिलेश की गड्ढे खोदकर आगे बढ़ने की रणनीति ने लक्ष्य के लिए अचानक पार्श्व हमला करना असंभव बना दिया था। सीधे हमले की बात करें तो अखिलेश पहले से ही अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और पेड़ के तनों के भीतर सौर अग्नि की शक्ति असीमित थी। तारा फल के पेड़ का भीतरी भाग नमी से भरा हुआ था और वर्तमान भारी बारिश के कारण सौर अग्नि बड़े पैमाने पर आग तो नहीं लगा सकती थी, लेकिन तनों के अंदर वो जल सकती थी। लक्ष्य अखिलेश को पेड़ के अंदर रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका मतलब आपसी विनाश होता। फिलहाल उसका पलड़ा भारी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उनके साथ मरना नहीं चाहता था। लेकिन बिना हस्तक्षेप किए पीछे से पीछा करना भी मुश्किल था। अखिलेश जहां भी जाता, पेड़ों के तनों के अंदर आग भड़क उठती। लक्ष्य के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा जोखिम होता। दर्जनों मीटर आगे से आती गर्मी की लहरों के बीच लक्ष्य के पास पीछे से पीछा करते हुए बचाव के लिए केवल अपनी सुरक्षा कवच सक्रिय करने का ही विकल्प था। फलस्वरूप उसकी गति स्वाभाविक रूप से थोड़ी धीमी थी। जब लक्ष्य एक पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला, तो उसने देखा कि अखिलेश पहले ही दूसरे तने में प्रवेश कर चुका था। उसका पीछा करते हुए वो फिर से खोखले तने से बाहर निकला और देखा कि अखिलेश ट्री हार्ट लेक तक पहुंच चुका था और तेजी से प्लेटफॉर्म क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। भागने के बारे में सोचना भी मत। लक्ष्य ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया, अपने तरल धातु को एक ढाल में बदल दिया, जिस पर उसने कदम रखा, तेज गति से उड़ान भरी और फिर से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश के साथ दूरी को तेजी से कम कर दिया। हालांकि अखिलेश ने गति प्रकार के तारा क्रिस्टल का सेवन किया था, फिर भी उसकी गति लक्ष्य की गति से कहीं कम थी, जिसे बिजली के आयनों और आवेशित कणों के प्रतिध्वनि से बल मिला था। वृक्ष के तनों के भीतर केवल एक ही मार्ग होने पर यह बात अलग थी, लेकिन एक बार बाहर निकलते ही दोनों की गति में अंतर स्पष्ट हो गया। वे दोनों लगभग पानी की सतह के समानांतर चल रहे थे, मानो 2 तेज रफ्तार मोटरबोट आगे बढ़ रही हों।
जिससे ऊंची लहरें उठ रही हों। अगर अखिलेश की गति 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती थी, तो लक्ष्य की गति कम से कम 150 या शायद 180 मील प्रति घंटे तक तो पहुंच ही गई होगी। गुरुजी, देखिए, वो युवा स्वामी है। उनका पीछा किया जा रहा है। ओमकार ने गौर से देखा और वाकई में पीछा किया जा रहा व्यक्ति अखिलेश ही था। दरअसल उसे अखिलेश की ताकत पर पूरा भरोसा था। कई वर्षों तक अपने संसाधनों से उसे प्रशिक्षित करने के कारण अखिलेश की ताकत अपने स्तर के अन्य लोगों में शीर्ष पर थी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि तारा फल के वृक्ष पर अखिलेश का पीछा कोई और व्यक्ति इतनी बेसब्री से करेगा। वो कौन है? उसकी गति इतनी तेज क्यों है? ओमकार अचानक चिंतित हो गई। लगता है यही लक्ष्य है। जब मैं आया था तब मैंने उसका डेटा देखा था। ये लड़का भी युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच गया है। तो फेंगर इस आदमी से लड़ रहा है। क्या वह भी एक प्रचंड वायुसेना है युद्ध कलाकार? हाँ, वो आइस सिटी बेस सिटी से है, प्रशांत धवन की शाखा से। मुझे प्रशांत धवन से ऐसी प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, वो फेंगर को नहीं मार पाएगा। फेंगर ने वो कवच पहना हुआ है जो मैंने उसे दिया था, जो उसके हमलों को झेल सकता है, और उसके पास स्टार स्ट्राइक भी है। फेंगर के पास अभी भी बाजी पलटने का मौका है। आसपास के लोग चुप रहे, मन ही मन सोचते रहे कि अगर वो हालात को पलट सकता तो शायद उसे इतनी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचाया जाता। बेहतर होता अगर तुम्हारा बेटा मर जाता। बेशक ये शब्द वे केवल अपने मन में ही कह सकते थे। वे इन्हें कभी भी ओमकार के सामने नहीं कहेंगे। समुद्र, जमीन और हवा से भरिंग आकाश में उड़ने लगे और उड़ते हुए भिन भिनाने लगे। अखिलेश आग की लपटों में घिरा हुआ था और बेपरवाह होकर आगे बढ़ रहा था। उसने चबूतरे पर लोगों को देख लिया था और यहां तक कि अपने पिता ओमकार को भी देख लिया था। अगर वो चबूतरे तक पहुंच गया तो वो निश्चित रूप से बच जाएगा। लक्ष्य, अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अपने दांतों को कसकर भींचते हुए उसने अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी। उसके पीछे लहरें तेजी से उठ रही थी। मुझे मार डालोगे? ये कैसी शेखी है? अखिलेश, आज मैं तुम्हें निराशा का स्वाद चखाऊंगा। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई और लक्ष्य को आखिरकार एक अवसर मिला। उसने अचानक गुरुत्वाकर्षण की एक लहर से लक्ष्य को घेर लिया। जीवन और मृत्यु के इस नाजुक मोड़ पर अखिलेश की इंद्रियां असाधारण रूप से तेज थी। लक्ष्य के प्रहार करने से ठीक पहले उसने दृढ़तापूर्वक अपना कवच उतार दिया। तारा कलाकृति कवच गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सीधे खींचा गया और लक्ष्य के हाथों में आ गिरा। लक्ष्य ने कवच को अपने अंतरिक्ष वलय में डालने में जरा भी संकोच नहीं किया। हालांकि कवच के भीतर की तारा शक्ति समाप्त हो चुकी थी, फिर भी इन सामग्रियों का मूल्य अकेले ही 3 अरब से अधिक था। निशाना चूक गया और दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, जिससे मंच पर खड़ी ओमकार बेहद उत्साहित हो गई। अखिलेश, ये बाहरी संपत्ति खो गई है तो उन्हें खो जाने दो, तुम्हें वापस आना ही होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द चिल्लाकर कहे, लक्ष्य ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी और दोनों के बीच की दूरी घटकर 30 मीटर से भी कम रह गई। इस समय अखिलेश अभी भी प्लेटफॉर्म से लगभग 500 मीटर दूर था। ओमकार को अब बारिश से भीगते कपड़ों की परवाह नहीं थी। वो चंदवा क्षेत्र और चबूतरे के बीच अदृश्य बाधा से सटकर दूसरी तरफ दहाड़ते हुए बोला, लक्ष्य, मैं प्रचंड वायु अखाड़ा मार्शल आर्ट्स हॉल का ग्रैंड हॉल मास्टर हूं। ओमकार, अगर तुमने फेंगर को अभी जाने दिया तो मैं तुम्हें आइस सिटी बेस्ट सिटी का हॉल मास्टर बना दूंगा। अपने पिता की ये खुशी सुनकर अखिलेश बेहद प्रसन्न हुआ। उसकी नजर में लक्ष्य अभी अभी युद्ध देवता बना था और हॉल मास्टर बनने के लिए जरूरी योग्यता तक ही पहुंचा था। ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन था और उसे विश्वास नहीं था कि लक्ष्य इसका विरोध कर पाएगा। आखिरकार लक्ष्य की उम्र केवल 20 वर्ष थी। 20 वर्ष की आयु में युद्ध देवता बनना
और हॉल मास्टर का पदभार ग्रहण करना दिव्य रूपांतरण के इतिहास में अत्यंत दुर्लभ घटना थी। किस नौजवान को दिखावे से प्यार नहीं होता? कौन है जिसका स्वभाव वास्तव में स्थिर है और जिसने यश और धन के बीच के अंतर को समझ लिया है? यहां तक कि अखिलेश भी 100 गुना अधिक इच्छुक होगा यदि उसे अभी किसी बेस सिटी का हॉल मास्टर बनने का मौका मिले, तो लक्ष्य जैसे गरीब बच्चे की तो बात ही क्या है। उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि अगर लक्ष्य मान गया होता तो उसकी गति धीमी हो जानी चाहिए थी। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि लक्ष्य अपने चेहरे पर ठंडी घृणा का भाव लिए लहरों के बीच से तेजी से उसकी ओर आ रहा था। अब दूरी केवल 20 कुछ मीटर ही रह गई थी। हे भगवान! लक्ष्य, तुम तो बिल्कुल पागल हो। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं वो 100 अरब से भी ज्यादा रकम चुका दूंगा। मुझे तुम्हारी गारंटी की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही मेरी है। तुम मेरे लिए यही रुको। जैसे जैसे दूरी कम होती जा रही थी, ओमकार के होंठ चिंता से लाल हो रहे थे। उसने फिर चिल्लाकर कहा, लक्ष्य, कृतघ्न मत बनो। अगर तुमने फेंगर को मारने की हिम्मत की तो इसके परिणाम तुम्हारी सहन शक्ति से परे होंगे। परिणाम? अगर मुझे परिणामों से डर लगता तो मैं, लक्ष्य, अब तक झील में कूदकर आत्महत्या कर चुका होता। ओमकार, तुम पर ध्यान मत दो। भले ही स्वर्ग के राजा स्वयं आ जाएं, वे अखिलेश को बचाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। प्लेटफॉर्म तक की दूरी 200 मीटर से अधिक न देखकर लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया और गुरुत्वाकर्षण का एक और आवरण डाल दिया। इस बार अखिलेश ने अपनी तारा कलाकृति फेंकी। लक्ष्य पर लंबा भाला। इस लंबे भाले को अखिलेश ने अधिपति भाला नाम दिया था। यह अब तक लक्ष्य द्वारा देखे गए सभी हथियारों में सबसे अच्छा हथियार था। इसकी गुणवत्ता पिछली बार मलिक ठाकुर के लंबे ब्लेड से भी बेहतर थी। बहुत बढ़िया चीज है। मैं इसे काफी समय से लेना चाह रहा था। अब ये मेरी है। गुरुत्वाकर्षण से घिरी हुई लंबी भाले को लक्ष्य द्वारा अंतरिक्ष वलय में ले जाया गया। अभी भी 100 मीटर की दूरी बाकी थी और उनके बीच लगभग 15 मीटर का फासला था। शायद अखिलेश के पास अभी भी भागने का मौका था। ओमकार ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली। जब तक अखिलेश जीवित रहा, वो निश्चित रूप से लक्ष्य की हड्डियों को चूर चूर कर राख कर देगा। 80 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर। ओमकार ने उत्साह से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से वो उस अदृश्य बाधा को पार नहीं कर सका। अखिलेश अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और लक्ष्य की गति भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। वो भागते समय लगातार टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा था और पलक झपकते ही दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। उसने अपनी बाईं उंगली का सिरा उठाया, जहां बिजली की रोशनी का एक गोला पनप रहा था। 5 मीटर। लक्ष्य ने एक बार फिर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। अखिलेश, अपने कर्मों का फल भुगतो। छी! बिजली की तेज रोशनी यूए फेंग के सिर के पिछले हिस्से में फट गई। फोटोन और कणों ने उसके मस्तिष्क पर आक्रमण किया, सीधे उसके मानसिक चेतना सागर को नष्ट कर दिया और उसके मस्तिष्क के ऊतकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस समय अखिलेश अपने पिता के ठीक सामने दौड़कर आ गया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अब उसमें उठाने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें खाली खाली सी हो गई और उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। उसी क्षण ओमकार ने आखिरकार अखिलेश का हाथ, उसका दाहिना हाथ, पकड़ लिया और उसे उस अवरोध के पीछे से बाहर खींचने ही वाला था जिसने उसे अलग थलग कर रखा था। लेकिन लक्ष्य ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अखिलेश का बायां हाथ पकड़ लिया और प्राचीन देवता खंडहरों से आई उस बड़ी अंगूठी को छीन लिया। इसके बाद अखिलेश को ओमकार द्वारा बाहर निकाल लिया गया। इस क्षण लक्ष्य ने राहत की सांस ली। उसे इतनी दूर तक ढूंढते हुए की गई सारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई थी। वो ओमकार की आंखों के सामने अखिलेश को पूरी तरह नंगा करने में कामयाब हो गया था।
पहले से ही शोकग्रस्त ओमकार को अनदेखा करते हुए उसने भीड़ में मौजूद कविन की ओर देखा। मुख्य प्रशिक्षक, मैंने तारा फल के पेड़ के अंदर एक दुश्मन को मार गिराया है। ये लूट का माल सही मायने में मेरा है ना? कविन ने कड़वी मुस्कान दी, ये सोचते हुए कि लक्ष्य में वाकई बहुत हिम्मत है। तुम युद्ध देवता बन गए हो और फल वृक्ष छोड़ने ही वाले हो। ओमकार से निपटने के बारे में सोचने के बजाय तुम्हारा ध्यान अभी भी अखिलेश की अंगूठी छीनने पर है। लेकिन ये बात समझ में भी आती थी। वो व्यक्ति तो पहले ही मर चुका था, इसलिए अंगूठी ली गई थी या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसने लक्ष्य की ओर असहायता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।